नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है, फंडामेंटल चल रहा है हमारा। आज उसी पे चलते हैं हम। इसमें हमारा चल रहा है चित्रकला के अंग। चित्रकला के अंग। कल जैसे हमने डिफाइन किया कि जो चित्रकला है इसके 6 अंग होते हैं, 6 तत्व होते हैं और 6 ही सिद्धांत होते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो 6 अंग है, कल भी थोड़ा सा हमने जाना था इनके बारे में। आज फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमारी वीडियो यही समाप्त हुई थी। नंबर 1 पे आपका रूप भेद। रूप भेद। नंबर 2 प्रमाण भाव लावण्य योजना। लावण्य योजना। नंबर 5 पे आपकी सादृश्य। सादृश्य। और नंबर 6 पे आपका वर्णिका। वर्णिका भंग। साथियों, ये है आपके चित्रकला के अंग। ठीक है, इनसे क्वेश्चन निकलता है क्योंकि ये सीक्वेंस है आपका, और यहां से वो पूछ लेता है कि चौथे स्थान पर आपका कौन सा अंग आता है। ठीक है, जो आपके चित्रकला के अंग है इन्हें हम षडांग भी कहते हैं। षडंग। ठीक है, नहीं षडांग भी कहा जाता है। 6 अंग 6 षडांग भी कहा जाता है, जिसके ऊपर अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के 6 षडांग के नाम से एक पुस्तक लिखी है। अवनी बाबू ने। अवनी बाबू। ठीक है, अवनी बाबू ने पुस्तक लिखी है चित्रकला के 6 अंग, सॉरी 6 चित्रकला के 6 षडांग करके कुछ सिक्स सिंबल ऑफ चित्रकला के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अवनी बाबू ने, षडांग के नाम से। ठीक है, तो आपके जो चित्रकला के अंग है इन्हें हम चित्र षडांग भी कहते हैं। ठीक है, रूप भेद, प्रमाण भाव लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये आपके 6 अंग है। यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलते हैं ऐसे कि भाई आपका भाव क्या है, लावण्य क्या है, या किसी स्थान पे आते हैं, इस तरह से आपके निकलते हैं। तो कल हमने डिफाइन किया था रूप भेद। रूप भेद क्या है आपका? रूप, शोर ना करो। रूप भेद, रूप बताया था कि रूप क्या है। रूप क्या है? रूप है किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी विषय वस्तु की, सॉरी किसी भी विषय वस्तु का बाह्य आवरण। बाह्य आवरण। आवरण आपका रूप है। ठीक है, और भेद, भेद का अर्थ है आपका, भेद का अर्थ, भेद होता है आपका अलग अलग होना। ठीक है, अलग अलग होना। तो किसी भी रूप, किसी भी विषय वस्तु का बाह्य आवरण आपका रूप कहलाता है। ठीक है, या रेखाओं से घिरी आकृति को भी रूप कहते हैं हम। और भेद होता है अलग अलग होना, रूप का अलग अलग होना। कल आपको डिफाइन किया था कि जैसे कि बाल्टी, गिलास, चमचे, प्लेट, बर्तन, कुछ भी, ये क्या है, अलग अलग रूप हो गए। और अलग अलग कैसे हैं कि उनका आकार कैसा होता है। गेंद आपकी गोल होती है, बैट आपका इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, आपकी बाल्टी अगर बनाए तो बाल्टी या टब इस तरह से होगा। तो क्या है, रूप का अलग अलग होना। लेकिन सब क्या है, ये रूप है क्योंकि रेखाओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, और अलग अलग इसलिए है क्योंकि इनकी जो बनावट है, बनावट सबकी अलग अलग है, इसलिए ये अलग है। तो रूप भेद आपका, रूप का अलग अलग होना ही आपका रूप भेद कहलाता है। ठीक है, ये था आपका पहला अंग। इसके बाद नंबर 2 पे आपका आता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है सही नापतोल। ठीक है, सही नापतोल या वस्तु का ब्यौरा। वस्तु का ब्यौरा। ठीक है, वस्तु का ब्यौरा
या सही नापतोल, सही नापतोल, सही नापतोल या वस्तु का ब्यौरा क्या कहलाता है? आपका प्रमाण कहलाता है। किस तरह से? मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, ये आपके पास बोतल है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और प्लस इसकी गोलाई कितनी है, इस सब का ब्यौरा आपके पास होगा तो वो आपका प्रमाण कहलाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी जो गोलाई का जो गोलाई की माप है वो क्या, वो सबको जोड़कर जो हमारे पास निकलता है वो होता है ब्यौरा या सही नापतोल, आपका प्रमाण कहलाता है। ठीक है, प्रमाण। क्वेश्चन निकलता है कि इस तरह से आता है कि वस्तु का ब्यौरा क्या कहलाता है, तो आपका प्रमाण कहलाता है। ठीक है, वह सही नापतोल से आप क्या समझते हैं, तो सही नापतोल से आपका अभिप्राय प्रमाण से होता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा अंग। अब आता है आपका भाव। भाव क्या होता है? भाव, भाव दोस्तों, भाव को जानने से पहले एक पॉइंट पर लाइटली प्रकाश डालते हैं हम। कल हमने पढ़ा था कि किस ग्रंथ में कितनी कितनी कलाएं मानी गई हैं, किस ग्रंथ में कितनी कितनी कलाएं मानी गई है। तो हमने पढ़ा था नंबर 1 पे आपका था कामसूत्र, कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, नंबर 2 था आपका प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश में आपकी 72 कलाओं का वर्णन हुआ है। नंबर 3 पे आपका आता है ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार में आपकी 86 कलाओं का वर्णन हुआ है, 86। नंबर 4 पे आपका कला विलास, कला विलास, कला विलास में आपकी 350 कलाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे। अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई भी कला दे तो आपकी 64 ही कला लगेगी। केवल आपकी कला विलास में 350 है, ललित विस्तार में 86 कलाएं हैं और प्रबंध कोश में 72 है। इनके अलावा अगर आप किसी भी ग्रंथ में कलाएं आ जाए तो वे आपकी कितनी कलाएं होंगी? 64 होगी। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इनके कल लेखक बताए थे। कामसूत्र के आपके वात्स्यायन है, प्रबंध कोश के राजशेखर सेन सूरी है और ललित विस्तार के आपके बुद्ध घोष हैं और कला विलास के आपके छमिंद्र नाथ है। ये मैं आपको कल लिखवाए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका ये निकलता है कि आपके वेद 4 हैं। ठीक है, आपके जो 4 वेद है उन 4 वेद में सबसे पहले 64 कलाओं का वर्णन कौन से वेद में हुआ है? तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले, कल मैं कामसूत्र कहा था, लेकिन अगर आपका उसमें यजुर्वेद भी हो ऑप्शन में तो आपका सबसे पहले लगेगा कि सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग, सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग, 64 कलाओं का प्रयोग, 64 कलाओं का प्रयोग आपका राइट आंसर होगा। 64 कलाओं का प्रयोग सबसे पहले यजुर्वेद में हुआ है, यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, अगर आपका यजुर्वेद ऑप्शन में नहीं है तो आपका कामसूत्र राइट लगेगा। लेकिन अगर आपका वेद भी आया हुआ है तो सबसे पहले आपकी 64 कलाओं का प्रयोग आपकी यजुर्वेद में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। इसके बाद आपका कला क्या है? कामसूत्र में 64 कलाओं का प्रयोग हुआ है, प्रबंध कोश में 72 और ललित विस्तार में 86, कला विलास में आपकी 350 का। लेकिन सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग आपका यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, कल ये मैं भूल गया था आपको बताना, लेकिन बाद में याद आया तो आपका बेसिक ही चल रहा है तो इसलिए आज करा दिया, आप नोट डाउन कर लेंगे इसे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर ही, जो चल रहा है हमारा रूप भेद क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद हमारा प्रमाण क्लियर हो गया। अब नंबर 3 पे आता है भाव। भाव क्या होता है? भाव, भाव होते हैं आपके इंप्रेशन। किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर आपके मन में जो भावना पैदा होती है
वो आपके भाव कहलाते हैं। ठीक है, वो जैसी सिचुएशन होगी, मतलब खुशी का माहौल है तो आपके अंदर खुशी के भाव होंगे। ठीक है, अगर कहीं दुख का है तो आपके अंदर दुख के भाव होंगे। इस तरह से क्या होगा कि भाव क्या है, भाव है आपके इंप्रेशन किसी दृश्य को देखकर, किसी किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर जो भावना, जो भावना आपके मन में पैदा होती है या देखने वाले के मन में पैदा होती है, किसी दृश्य को देखकर जो भावना आपके, या मतलब कि जो भावना मन में पैदा होती है, जो भावना मन में पैदा होती है, वो आपके क्या, वो आपके भाव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वो क्या एक अच्छा मोमेंट है, उसे देखकर आपके अंदर कैसा भाव होगा, ममता का भाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, किसी के यहाँ शादी हो रही है तो वहाँ खुशी का माहौल है, किसी के यहाँ अगर, गेट बंद कर दो आप, किसी के यहाँ अगर शादी हो रही है तो वहाँ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो गई तो वहाँ क्या दुख का माहौल होगा। तो क्या है कि भावना किसी भी जो आपकी घटना घटती है, उस घटना के, या कोई दृश्य घटता है, कोई घटना घटती है, उसे देख के जो आपके मन में भावना पैदा होती है वो आपके भाव कहलाती है। ठीक है, वो दुख का, खुशी का, हर तरह का हो सकता है। तो किसी दृश्य को देखकर या किसी मूवमेंट को देखकर आपके मन में जो भावना पैदा होगी वो आपके भाव कहलाएंगी। वो डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अब आता है लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना से अभिप्राय है कलाकृति का बाह्य सौंदर्य। ठीक है, कलाकृति का बाह्य सौंदर्य क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये कैनवास है, ये आपके पास कैनवास है और इसमें आपने किसी भी कलाकृति का निर्माण किया है, किसी भी कलाकृति का निर्माण किया है, और कितनी फिगर या जो भी आपने इसमें मेटेरियल, फिगरिटी या कोई इसमें टॉपिक यूज किया है आपने, वो आपने निर्माण किया। ठीक है, तो जो इसका इंप्रेशन है, देखते के साथ ही आपका जो सुंदर लगे, जो इसका सौंदर्य है, मतलब कि इसके अंदर अगर बारीकी से हम ध्यान दें कि आँख, नाक, हाथ पैर या फंडामेंटल वो चीज़ अगर ध्यान से देखें, वो भले खराब हो या ऊंच नीच हो या इक्का दुक्का उसमें कोई गलती हो, लेकिन इसे देखने के साथ ही, मतलब कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका देखने का, उसे देख कर ये सुंदर लग रही है, मतलब कि इसके फंडामेंटल में तो गलती है लेकिन जो उसमें अच्छा रंग संयोजन हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे रंग भर रखे हैं और चीज़ों को बड़े सुंदर तरीके से सजा रखा है, लेकिन जो उसकी बारीकी में जाए तो इसकी फिगरिटी में गलतियां हैं। नाक थोड़ी लंबी निकल रही है, आंख थोड़ी बड़ी है, उस चीज़ को छोड़कर बाकी और चीज़ सुंदर हो, जो देखते के साथ ही एक दर्शक को अट्रैक्टिव करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, वो आपका होता है लावण्य योजना। इसलिए क्वेश्चन आता है आपका कि लावण्य योजना क्या है, कि चित्र का बाह्य सौंदर्य है। ठीक है, चित्र का बाह्य सौंदर्य है, अर्थात अगर आप किसी दुल्हन को देखें तो दुल्हन के ऊपर इतने आभूषण से उसे सजाया जाता है कि वो देखते के साथ ही सुंदर लगती है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसकी भावना, मतलब कि सोचने की शक्ति कैसी है, वो अच्छा सोचती है या नहीं, उसकी मानसिकता अच्छी है या बुरी है, ये हम नहीं जान पाते। वो उसे खुद को पता होगा या फिर जो लोग उसके साथ रहते होंगे उसे पता होगा। ठीक है, इसी तरह से जो चित्र है हमारा, चित्र के अंदर क्या है, अगर अंदर जाकर डिटेल से देखें तो उसमें हमें गलतियां दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह से दुल्हन को हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसका आभूषण से जो सजी हुई है वो हमें सुंदर लगेगी। इसी तरह से आपकी कलाकृति बाहर से सुंदर दिख नहीं, आपका लावण्य योजना कहलाता है। तो चित्र का बाह्य सौंदर्य क्या है, आपका लावण्य योजना है, लेकिन अगर इसके अंदर हम जाकर देखें तो हमें इसमें गलतियां मिल सकती है, लेकिन वो गलतियां आपका लावण्य योजना खत्म कर देता है। इसका अच्छा उदाहरण होता है आपका कि अगर हम सब्जी बनाएं और सब्जी में नमक ना डाल ले तो उसमें लावण्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर नमक डाल दे तो उसका लावण्य योजना बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जिस तरह से नमक सब्जी में लुप्त होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता, उसी तरह चित्र में भी
आपका जो सौंदर्य है या लावण्य है वो दिखाई नहीं मतलब कि वो इसमें मिश्रित रहता है या इसमें घुला रहता है, जो दर्शक देखते के साथ पहचान लेता है। अगर उसमें वो ना हो तो चित्र सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो लावण्य योजना आपका क्या है? चित्र का बाह्य सौंदर्य आपका लावण्य योजना कहलाती है। इसका अच्छा उदाहरण है कि जैसे एक दुल्हन बाहर से सुंदर दिखाई देगी और उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता। इस तरह से आपकी लावण्य योजना है जो बाहर से एकदम सुंदर दिखाई देगी, अंदर क्या है वो बारीकी से अगर डिटेल से हम जानेंगे तो वो चीज आपको तब पता चलेगी। ठीक है, आपका लावण्य योजना खत्म हुआ कि चित्र का बाह्य सौंदर्य आपका लावण्य योजना कहलाता है। नेक्स्ट आपका सादृश्य। सादृश्य क्या होता है? सादृश्य से आपका अभिप्राय है कि जो चीज जैसी दिखाई दे रही है उसको हूबहू चित्रित करना ही आपका सादृश्य कहलाता है। जैसे आपने गिलास देखा और उसका जो माप तोल जैसा ही हूबहू ऐसा ही से देखकर ऐसा ही तैयार करना आपका क्या कहलाता है? सादृश्य। मतलब कि हूबहू चित्रण करना ही सादृश्य कहलाता है, या जो का तो हूबहू चित्रण करना आपका सादृश्य कहलाता है। इसे आप यथार्थ चित्रण भी कह सकते हैं। यथार्थ चित्रण, यथार्थ चित्रण भी आप इसे कह सकते हैं सादृश्य को। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है आपका वर्णिका भंग। वर्णिका भंग क्या है जानेंगे? वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग से आपका अभिप्राय है, वर्णिका आपकी होती है तुलिका, तुलिका या ब्रश कह सकते हैं, ब्रश। ठीक है, या आप इसे कुंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे कई सारे नाम से हम जानते हैं। वर्णिका आपकी क्या होती है? तुलिका, ब्रश या कुंजी कह सकते हैं। ठीक है, और भंग का मतलब होता है अगर कोई जैसे तपस्वी है, साधु संत किसी साधना में बैठा हुआ है, उसे हम छेड़ दे, उसके स्थान से उसे हिला दे डुला दे तो उसे कहेंगे भंग होना। तो तुलिका के माध्यम से रंगों को चलाना फैलाना ही आपका वर्णिका भंग कहलाता है। क्या? वर्णिका भंग। वर्णिका तुलिका, तुलिका के माध्यम से रंगों को चलाना फैलाना ही आपका वर्णिका भंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपका पुरुष रखा है, आपके रंग रखे हैं, जब तक उनमें हम कोई हलचल नहीं करेंगे तो हम कलाकृति में रंग कैसे भरेंगे या उसके कैसे यूज करेंगे? तो वर्णिका के द्वारा या तुलिका के द्वारा रंगों को चलाना फैलाना ही आपका वर्णिका भंग कहलाता है। और क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि रंगों से किसका संबंध है? ठीक है, तो आपका रंगों से जो संबंध आता है वर्णिका भंग का आता है। ठीक है, ये थे आपके चित्रकला के अंग जो हमने डिफाइन किए हैं, और इनसे आपका एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका निकलता है। आप वीडियो को दोबारा से सुनकर देख लेंगे अगर आपकी समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दूसरा, ये थी हमारे अंग। नंबर 2 पे हमारे चलेंगे तत्व, चित्रकला के तत्व। इसे रफ करना पड़ेगा एक बार दोस्तों, चित्रकला के तत्व नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। यहाँ से ही सड़ांग खत्म हो गई, अंग। अब है आपके तत्व। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं आपके। ये भी आपके 6 होते हैं, आपके अंग भी 6 होते हैं, तत्व भी 6 होते हैं, और सिद्धांत भी आपके 6 होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपको मैंने कल भी बताया था कि वो कोई भी आपका एक सिद्धांत दे के पूछ लेगा कि ये बताओ ये आपका अंग है या तत्व है या सिद्धांत है, तो आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप गलत ना करें। अगर आपकी ये भी याद नहीं रहा कि अंग क्या है तत्व क्या है तो आप क्वेश्चन गलती कर देंगे। ठीक है, तो आपके तत्व कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका होता है रेखा। एक कलाकार को कलाकार बनने के लिए अंग तत्व सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, रेखा, रेखा से बनेगा आपका रूप, और रूप बनेगा तो भरेंगे उसमें रंग। रेखा, रूप, रंग। फिर तान। नंबर 5 पे आपकी पोत, और नंबर 6 पे आपकी अंतराल। अंतराल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ज्यादा। अब चलते हैं रेखा क्या है। मोस्टली क्वेश्चन आता है कि रेखा क्या है, तो रेखा आपके दो बिंदु के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। दो बिंदु के बीच की दूरी आपकी रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहां से निकलता है रेखा क्या है, तो रेखा दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है आपकी? रेखा है। दो बिंदु के बीच की दूरी आपकी क्या है? रेखा कहलाती है। ठीक है,
अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कि रेखा कितनी प्रकार की होती है। रेखा कितनी प्रकार की होती है? तो जो आपकी रेखा है, आपकी रेखा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, दो प्रकार की आपकी रेखा होती है। कौन कौन सी? नंबर एक, सरल रेखा, सरल रेखा। नंबर दो, वक्र रेखा। ठीक है, सरल रेखा और वक्र रेखा, ये आपकी दो रेखा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि जो रेखा, रेखा के प्रकार तो आपके दो होते हैं, दो प्रकार की होती है रेखा। रेखा प्रकार, रेखा के प्रकार दो, सरल रेखा, वक्र रेखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रेखा है, रेखा के प्रभाव कितने होते हैं? रेखा के प्रभाव, राजन एक बार। हाँ, एक गिलास पानी को कह था। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी जो रेखा है, रेखा के प्रकार बात करें तो जो रेखा है दो प्रकार की है आपकी, सरल रेखा और आपकी वक्र रेखा। ठीक है, यहां से दोस्तों क्वेश्चन जो है बड़ा जो डीपली होता है, बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेखांकन है आपका, ये सॉरी रेखा जो है आपकी, ये तो दो प्रकार की होती है, आपकी सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से आपका निकलता है कि जो रेखा है आपकी, रेखा, रेखा के प्रभाव कितने होते हैं? रेखा के प्रभाव, रेखा के प्रभाव, रेखा के प्रभाव होते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन होता है आपका, रेखांकन कितने प्रकार का होता है? रेखांकन, रेखांकन कितने प्रकार का होता है? रेखांकन के प्रकार, प्रकार तो ये आपके होते हैं 9। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से होता है, तो बच्चे गलती कर देते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है, तो वो कई बार 9 लगाते हैं, लेकिन सॉरी 7 लगाते हैं, लेकिन 7 आपके प्रभाव होते हैं। ठीक है, और रेखांकन के प्रकार मतलब कि इसके अलग चीज होती है, ये मैं किसी रोज बताऊंगा आपको। फिलहाल हम जानते हैं रेखा के प्रभाव। रेखांकन आपका, रेखांकन आपका, रेखांकन, रेखांकन आपका 9 प्रकार का होता है, और रेखा है आपकी दो प्रकार की होती है, और रेखा के प्रभाव आपके होते हैं 7 प्रकार के। वे 7 प्रकार के कौन से हैं? नंबर एक पे आता है आपका सीधी रेखा, सीधी रेखा। नंबर दो, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा आपकी। ठीक है, सीधी रेखा आपकी ऐसी आप बना लो, मतलब कि जानते होंगे सब बच्चे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सीधी रेखा आपकी ऐसी लंबवत जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा। नंबर तीन आपकी कोणीय रेखा, कोणीय रेखा। नंबर चार आपकी सॉरी कर्णवत, कर्णवत रेखा आपकी। और नंबर पांच पे आपकी एक पुंजीय, एक पुंजीय। नंबर छह आपकी वर्तुलीय चक्राकार, चक्राकार, चक्राकार रेखा। और नंबर सात पे आपकी परवाही, परवाही रेखा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट आपका, यहाँ से ज्यादा डीप तो नहीं करता, लेकिन ये बेसिक करता है आपका कि रेखा के प्रभाव आपके सात होते हैं। रेखा के प्रकार आपके दो होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। और आपकी जो रेखांकन है वो आपको 9 प्रकार का होता है। ठीक है, ये चीजें आपकी बेसिक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेखा के बारे में जब कोई क्वेश्चन निकल के आएगा तो थोड़ा डिटेल में हम तब बताएंगे, लेकिन बेसिक चीजें थी, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज आप आपकी बुक वगैरह है किसी चीज में बेसिक की, तो उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं था कि रेखाएं आपकी दो प्रकार की और प्रभाव 7 प्रकार का और रेखांकन आपका 9 प्रकार का होता है। ठीक है, अब आता है आपका रूप।
रूप रूप पीछे भी हमने जो अंग थे वहां भी रूप भेद आया था, तो रूप हमने डिफाइन वहां किया था, लेकिन थोड़ा सा इसे और जानते हैं कि रूप के बारे में और कितनी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रूप रूप से भी क्वेश्चन होता है आपका कि जो रूप है, एक तो ये क्या होता है, रूप है आपका किसी भी विषय वस्तु का बाह्य आवरण या बनावट आपका रूप कहलाता है। और जो रूप है, क्वेश्चन होता है कि रूप कितने प्रकार का होता है, तो आपका रूप दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन सा? नंबर एक आपका सक्रिय रूप, सक्रिय रूप, और नंबर दो आपका सहायक रूप, सहायक रूप। ठीक है, सक्रिय और सहायक रूप ये दो प्रकार का होता है आपका। आप सोचेंगे कि सक्रिय रूप कैसा होता है। सक्रिय रूप क्या है आपका? सक्रिय रूप होता है आपका मैन आकृति, चित्र की मैन आकृति, चित्र की मैन आकृति या मैन फिगर आपकी क्या होती है? सक्रिय रूप। ठीक है, जो बदलता ही नहीं। और सहायक रूप होता है सहायक आकृति, जैसे कि आपने गुफा संख्या जो क्या बोलते हैं अजंता गुफाओं में देख लो, या फिर बाघ की कोई सी गुफा में देख लो, उसमें क्या होता है कि भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध को दिखाया गया है कि मैन आकृति भगवान बुद्ध की हो गई, बड़ी सी आकृति जो सेंटर में होती है, और उसके पास जो उसके उसके जो शिष्य होते हैं उनको दिखाया गया है। जैसे अजंता गुफा संख्या 2 में सहस्त्र बुद्ध 1000 बुद्ध दिखाए गए हैं, उसमें बुद्ध की आकृति जो बहुत बड़ी बना रखी, लेकिन जो उसके शिष्य हैं उन्हें पलौती मारे दिखा रखा, साइड में बैठे हुए ऐसे ही। तो जो मैन आकृति है आपकी जो भगवान बुद्ध की है, वो तो आपकी सक्रिय आकृति हो गई, और जो उसके साथ में उसके शिष्य हैं वो सहायक रूप हो गया। ठीक है, तो रूप दो प्रकार का होता है आपका, सक्रिय और सहायक। सक्रिय होती है आपकी मैन फिगर, और सहायक जो उसका साथ देती है वे होती है सहायक रूप। ठीक है, ये था आपका रूप। ठीक है, अब जो आपका रूप है, अब रूप का एक क्वेश्चन और तरह से निकल जाता है। एक तो होता है सम्मित रूप, ये तो था मैन की सम्मित असम्मित रूप भी होता है उसमें। सम्मित असम्मित या सम्मात्रिक असम्मात्रिक भी कह सकते हैं आप उसे। तो इसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जैसे आपके पास एक कैनवास है, उसकी कैनवास में आप सेंट्रल लाइन खींच दिया आपने ऐसे, और ये आपकी बेस लाइन है, और बेस लाइन में अगर आप एक गिलास बनाएं तो बराबर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, ये गिलास आपका जितना इधर होगा स्पेस, इतना ही इधर स्पेस होगा, और ये सेंटर में होगा आपका धरातल पर, धरातल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये है आपका सम्मात्रिक, सम्मात्रिक रूप कहेंगे इसे आप। लेकिन अगर आप गिलास की जगह आप किसी कैंतली को बनाएंगे, सेंटर लाइन है, अगर आप यहां किसी कैंतली को बनाएंगे, अगर कैंतली में तो इसका एक हैंडल हो जाएगा, ये इसकी जिसमें कुछ चाय निकलती है वो। तो जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो आउट ऑफ हो जाती हैं कैंतली की आपकी, तो ये आती है आपकी असम्मित रूप में। ये आपका सम्मित रूप है जो समान होता है, और असम्मित जिसकी जो सम्मात्रिक, और ये असम्मात्रिक रूप। ठीक है, तो अच्छा उदाहरण आपका कि असम्मित रूप का जो अच्छा उदाहरण है आपकी कैंतली है, और सम्मित रूप का आपका गिलास होता है। ठीक है, लेकिन वैसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से होता है आपका कि रूप कौन सा, एक तो सक्रिय और सहायक, यही आपका पूछा गया अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं रंग की ओर। आपका रेखांकन हुआ दो प्रकार का, सरल सरल और वक्र रेखांकन, सॉरी रेखा है आपकी, रेखा है आपकी दो प्रकार की हुई, सरल रेखा और आपकी वक्र रेखा। रूप भी आपका दो प्रकार का हो गया, आपका सक्रिय रूप और सहायक रूप। ठीक है, अब आता है आपका रंग। रंग से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। रंग से, रंग एक तो क्वेश्चन ये होता है कि रंग क्या है। रंग है आपका प्रकाश का गुण। रंग क्या है? रंग प्रकाश का गुण है। रंग प्रकाश का गुण है। अब प्रकाश का गुण क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि अगर प्रकाश को बंद कर दे, मान लीजिए एक कमरे में 4-5 बल्ब लगे हुए हैं, और उस कमरे की अगर हम चारों बल्ब को बंद कर दे,
तो उसमें हमें अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, जब प्रकाश की मात्रा किसी विषय वस्तु पर पड़ती है तो हमें उसकी रंगत का एहसास होता है कि वो लाल है, पीली है, हरी है, नीली है। लेकिन अगर अंधेरा कर दे तो सारी चीजें हमें काली ही दिखाई देगी। इसलिए प्रकाश की वजह से हमें रंगतों का आभास होता है कि लाल है, पीली है, नीली है, कैसी रंग की है। तो इसलिए रंग को प्रकाश का गुण कहा गया है। रंग प्रकाश का गुण है, ये एक पॉइंट होता है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन निकलता है आपका कि आपके जो रंग है, रंग प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीय रंग कौन से होते हैं, तृतीय रंग कौन से होते हैं, प्रकाश के रंग कौन से होते हैं, या आपके औद्योगिक रंग कौन से होते हैं, या आपके तटस्थ रंग कौन से है। ये क्वेश्चन आपके निकलते हैं बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनको जानना। तो पहले हम जानते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग जो आपके प्राथमिक रंग है, इन्हें प्राथमिक रंग इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रंग किसी के मिश्रण से नहीं बनते, इसलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। इसमें आपका आता है लाल, पीला और नीला। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके प्राथमिक रंग है जो किसी और रंग के मिश्रण से नहीं बनते, ये आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक रंग कौन से होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं आप इन रंगों के मिश्रण से जो रंग बनाते हैं, मतलब कि प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनाएंगे आप, जैसे लाल प्लस पीला कैसा होगा, नारंगी। ठीक है, अगर आप हरा नीला और पीला मिलाएंगे, नीला प्लस पीला बनेगा आपका हरा रंग। ठीक है, अब क्या रह गया आपका, अब रहता है आपका नीला, मैं बना दूं दोस्तों, आप समझ जाओगे यार आपसे। इसके लिए एक मैप हल्का सा, ताकि आपके माइंड में सेट रहे। लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राथमिक रंग हो गए। ठीक है, अब इनकी मिश्रण से जो रंग बनाएंगे हम, जैसे लाल और पीला क्या बनेगा आपका, नारंगी। नारंगी और नीला और पीला आपका हरा, और लाल और नीला बनेगा आपका बैंगनी। ठीक है, बैंगनी, ये आपके द्वितीय रंग हो गए, ये है आपके प्राथमिक रंग। लेकिन जो इनके मिश्रण से आपके रंग बने, जैसे लाल और नीला आपका बैंगनी, लाल और पीला आपका नारंगी, और नीला और पीला आपका हरा रंग, ये आपके द्वितीय श्रेणी के रंग हो गए। कौन से द्वितीय श्रेणी के रंग, द्वितीय श्रेणी के रंग आपके, द्वितीय श्रेणी के रंग आपके हो गए हरा, नारंगी, और नंबर 3 आपका बैंगनी। ये आपके द्वितीय श्रेणी के रंग हो गए। ठीक है, अब इन द्वितीय श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाएंगे तो आपको तृतीय रंग मिल जाएंगे, जो आपके रसेट, ऑलिव, और नंबर 3 आपके सिरटन। ठीक है, ये रंगों की 3 श्रेणी आती है आपकी। मोस्टली आपके प्राथमिक और द्वितीय तो पूछे जाते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से आपके, लाल, पीला, नीला। द्वितीय कौन से आपके, हरा, नारंगी, बैंगनी। और तृतीय रंग कौन से आपके, रसेट, ओलिव और सिरटन। ये आपके द्वितीय रंग के मिश्रण से बनते हैं तृतीय रंग, और जो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं वे बनते हैं आपके द्वितीय रंग। ठीक है, ये आपके थे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय रंगों की श्रेणी। इन्हें आप याद कर लेंगे, ये आपको किताबों में आराम से मिल जाएगा देखा हुआ, लेकिन इन्हें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थे आपके प्राथमिक रंग। अब आपको एक क्वेश्चन निकलता है कि प्रकाश के रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय रंग जान लिया आपने। अब एक क्वेश्चन आता है आपका प्रकाश के रंग। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
जो लोग किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या किसी के सानिध्य में है, वो लोग तो उसे बड़ी आसानी से जानते हैं। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग केवल प्राथमिक द्वितीय और तृतीय रंगों को जानते हैं। लेकिन अगर उनके सामने प्रकाश के रंग कौन से हैं या आपके औद्योगिक रंग कौन से हैं, औद्योगिक रंग कौन से हैं या फिर तटस्थ रंग कौन से हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो किसी कोचिंग वगैरह में नहीं जा पाते। तो प्रकाश के रंग कौन से हैं आपके? एक तो प्रकाश में आपका आता है नीला रंग, नीला, हरा और लाल। ठीक है। और पहले हम जानते हैं कि जो प्रकाश के रंग है, इन्हें प्रकाश के रंग क्यों कहा जाता है। ये रंग जो नीला, हरा और लाल, ये जो रंग है, ये रंग प्रकाश में आने के बाद अपना दुगना प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश के रंग कहा गया है। क्या? ये रंग प्रकाश में आने के बाद अपना दुगना प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश के रंग कहा जाता है। क्योंकि आप नीला रंग पहन लो, हरा पहन लो या लाल पहन लो, अगर इन रंगों को पहनकर आप दूर तक भी चले जाए तो आप पहचान लेंगे कि भाई ये हरे रंग पहने हुए हैं या लाल रंग या नीला रंग, क्योंकि ये दुगना प्रभाव छोड़ते हैं। भले भद्दे हो जाए लेकिन इनमें चमक पूरी होती है, इसलिए इन्हें प्रकाश के रंग कहा गया है। ठीक है। प्राथमिक रंग क्या थे आपके? आपके प्राथमिक रंग थे आपके लाल पीला, लाल पीला नीला। ठीक है। ये आपके प्रकाश के रंग। तो बच्चे अगर आपको को ऑप्शन में ये चीजें मिलती है तो कंफ्यूज होकर गलती क्वेश्चन कर देते हैं, इसलिए मैं हर एक रंगों को आपको अलग अलग डिफाइन करा दूं ताकि आप ऐसी आगे से कोई गलती ना करें। ठीक है। प्राथमिक रंग हो गए आपके, उनकी तीनों श्रेणी। अब प्रकाश के रंग थे आपके नीला, हरा, लाल। अब उसके बाद आपके आते हैं औद्योगिक रंग। औद्योगिकी रंग कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं CMYK। ठीक है। ये आपके औद्योगिक रंग है। सी से हमारा श्यान बनता है, श्यान। M से मर्जेंटा, मर्जेंटा। और Y से आपका येलो, येलो। ठीक है। और K से आपका काला रंग। ठीक है। ये आपके होते हैं औद्योगिक रंग, जो आपके उद्योग धंधे हैं, जैसे आपका बैनर, फोटोग्राफ या जो भी रंगीन रंगीन फोटो की किताबों की छपाई हो गई, बैनर हो गए, या जो भी रंग हम अपने उद्योग धंधों में काम में लाते हैं वे आपके औद्योगिक रंग होते हैं। क्योंकि इन रंगों के आपस में मिलने से सारे रंग बन जाते हैं, इसलिए ये उद्योग के रूप में काम आते हैं। ठीक है। मोस्टली आप अगर किसी फोटो वाली कॉफ़ी के कैफ़े के दुकान के पास जाओगे तो उसके पास एक छोटा सा, जहाँ से वो प्रिंटर करता है, प्रिंटर के पास आपको दिखाई देगा कि 4 छोटे छोटे से बॉक्स लगे होंगे इसके पास में। उस बॉक्स में ये 4 रंग आपको दिखाई देंगे। आप कभी जाओ तो इस चीज़ को नोट करना कि जो भी फोटोकॉपी वाले होते हैं इनके पास जो प्रिंटर होता है उसके साइड में लगे होते हैं छोटे छोटे बॉक्स। ठीक है। इनसे सारे रंग हम बना लेते हैं, इसलिए हम इन्हें औद्योगिक रंग कहते हैं। उद्योग में ये बहुत काम आते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो CMY की कलर है, इन रंगों में सबसे ज्यादा रंग कौन सा यूज में आता है? तो आपका काला रंग। जो आपका काला रंग है, काला रंग आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी बहुत सारी निकालते हैं बच्चे। एक दिन में अगर आप दुकान पे खड़े होकर देखिए तो लगभग हजारों फोटोकॉपियां निकलती है डेली, तो इसलिए सबसे ज्यादा काला रंग आता है आपका उपयोग में। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये निकलता है कि जो औद्योगिक रंग है, इसे जैसे हमने सी से शान बनाया, M से मर्जेंटा बनाया, Y से येलो बनाया और K से काला क्यों बनाया? क्योंकि जो के है, ये आपका जो के है मतलब काला रंग है, इसे की ऑफ द कलर कहते हैं। की ऑफ द COLOUR, इसे हम कहते हैं की ऑफ द कलर। साफ से लिख दो, कभी आप गलती कर बैठे। की ऑफ द कलर। ठीक है। जो आपका काला रंग है,
काले रंग को हम के ऑफ द कलर कहते हैं, इसलिए हम इसे के से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका के ऑफ द कलर है। लेकिन जो आपके बाकी के 3 रंग हैं, इन रंगों को हम बोलते हैं स्पॉट कलर। स्पॉट कलर ये क्वेश्चन आपका नेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जो औद्योगिक रंग में 4 रंग है, के को तो हम के ऑफ द कलर कहते हैं, लेकिन जो 3 बाकी के रंग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें स्पॉट कलर कहा जाता है। स्पॉट कलर ये थे आपके औद्योगिक रंग जो हमारे उद्योग धंधों में अधिकतर काम आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपके तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तटस्थ रंग आपके जो तटस्थ रंग है आपके वे होते हैं काला सफेद। काला व सफेद, काला सफेद आपके तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, इनके मिश्रण से आपका एक बनता है ग्रे कलर। ग्रे कलर तो ये आपके 3 रंग होते हैं तटस्थ रंग जो काला सफेद या ग्रे हो है। ठीक है, अब इनका इंग्लिश में नाम देकर भी पूछ लेता है कि इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक तो बोलते हैं नाम न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर। आपसे क्वेश्चन ये कर लिया कि भाई न्यूट्रल कलर क्या है, तो आपके जो तटस्थ रंग है इन्हें हम न्यूट्रल कलर कहते हैं। एक वर्ड होता है एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक एक्रोमेटिक भी आपके एक्रोमेटिक कलर ये भी आपके तटस्थ रंग है। नेट के एग्जाम में ये 2-3 बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको तटस्थ रंग ना देकर न्यूट्रल कलर या एक्रोमेटिक कलर पूछ लिया तो आपके काला सफेद मतलब कि यही रंग है आपके काला सफेद और आपका इनके मिश्रण से ग्रे कलर। ठीक है, ये थे आपके तटस्थ रंग। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तटस्थ रंगों का प्रयोग किया जाता है रंगों का मान घटाने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका काला रंग है इससे मान घट जाता है और जो सफेद रंग है किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने से रंगों का मान बढ़ जाता है और किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से रंगों का मान घट जाता है। इनका प्रयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, ये थे आपके तटस्थ रंग। राजन कितना टाइम है वीडियो को? दोस्तों टाइम वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आज हम यहीं छोड़ते हैं रंगों पर ही, क्योंकि रंगों से अभी 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। कल हम उन्हें यहाँ से ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो आपका बेसिक है फंडामेंटल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं यहाँ से और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और ये लगभग टीचर बहुत कम इसे सोल्व कराते हैं और कल हम इसे यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे रंगों से ही। और दोस्तों इसे आप ध्यान से पढ़े समझे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, पर्सनली कॉल करके भी आप कह सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि बच्चे इन चीज़ों को जान पाए। ठीक है दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे ना ही कमेंट करें, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, पर लेकिन मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि आप ज़रूर अपनी राय दें। ठीक है, मिलते हैं हम कल आपको अपने इस टॉपिक के साथ ही जहां आपने छोड़ा है, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।